क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा हमने, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कर चुके हैं। लेकिन हमको जो है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कि मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा कि सबसे बड़ा हर्डल जो किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए होता है वो होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वो निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम थोड़ा सा अपना नॉलेज का स्पेक्ट्रम बड़ा नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने बाउंसर क्वेश्चन में अपने को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, तो हम आज माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे। मतलब जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पिछली क्लास में, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैंने कई बार आपसे कहा है कि एनसीईआरटी में लिखी गई लाइनें जो होती है वो सिलेबस के समान होती है, और उन लाइनों को समझने के लिए मैं कई बार थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना बेटा, है ना। तो मैं मेहनत करने तैयार हूं, तो आप भी तैयार होंगे, निश्चित सी बात है ना। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं, और मैंने आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में बताया। चलिए, आज का क्वेश्चन ये है, आपको बतलाना हु प्रपोज्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। किसने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को जो है वो प्रस्तुत किया था सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए जो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। ठीक है ना, क्लियर। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गोज टू, के माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। के द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गोज टू, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, यह भी आपको बतलाना है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। ठीक है, आपको यह बतलाना है कि हु फर्स्ट टाइम कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, के पहली बार किसने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। किसने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा, यह भी आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, चलिए, है ना। फिर हमने जो है एनसीईआरटी का एक इमेज भी देखा था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहां होता है, इनर जो इंटरनल चैम्बर में, इनर चैम्बर में मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये जो है दो उसमें डबल मेम्ब्रेन हमको देखने मिलती है। ठीक है, चलिए, फिर हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में। अब देखो, ये स्लाइड नहीं देखा था हमने, पर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल की मेटाबॉलिक स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब यदि मोर मेटाबॉलिक सेल जो होती है उसका, यदि हम ऐसा कहते हैं कि सेल इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जितनी अधिक कोई सेल उपापचय में सक्रिय होगी, जितना अधिक ग्रोथ करेगी, जितना अधिक एक्टिव सेल होगी, उतना अधिक उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया हमको उसमें देखने मिलेंगे। और देखिए, सेल के शेप के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी वेरी कर सकता है। जैसे कि लिवर सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ते हैं ओवल के, यानी लिवर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया देखते हो वो ओवल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं वो, अंडाकार या ओवल शेप के होते हैं। उनमें कई सारे न्यूमरस क्रिस्टी हमको देखने मिलते हैं। जबकि हमारी जो स्केलेटल मसल होती है, मांसपेशियां होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, उनमें आपको रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी एक पंक्ति देखने मिलती है, रो देखने मिलता है। तो ये इसमें इमेज में साफ साफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है। यदि हम इसको देखें तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमको ये ऐसे रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखाई पड़ेंगे। कहां पर, स्केलेटल मसल सेल में। के किडनी में देखोगे आप तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ेंगे आपको, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इलोंगेटेड फॉर्म में आपको किडनी की सेल के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है ना। जबकि आप यदि स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल, ऐसी सेल जो स्टेरॉइड को सिक्रेट करती है, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्यूबुलर ट्यूब के समान क्रिस्टी आपको देखने मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फिक्स शेप नहीं है बेटा। ठीक है, मतलब यह है कि जनरली ये सॉसेज शेप्ड के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल की शेप के अकॉर्डिंग इनका शेप वेरी कर सकता है। ठीक है, क्लियर।
तो देखिए एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, एक प्रारूपिक या टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो हमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड, वो सब चीजें हमको यहां पर देखने मिलती है। फोल्ड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, प्लांट में टिब्यूली कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना? तो देखो ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देखो बेटा ये जो चीजें बतला रहा हूं ना ये एकदम ऐसा ही है कि ये ऐसा ही है, कोई वेरिएशन नहीं है। मतलब हम ट्रू स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वास्तविक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसके आधार पे हमने फिर क्या किया, एक 3 डायमेंशनल इमेज को तैयार किया हमने के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? हमें जो है वो हम आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी जगह पर रखने के लिए साइटोस्केलेटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साइटोस्केलेटल किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। तो ये देख रहे हो ना बेटा, ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल के, ये आप जो आप देख रहे हो ना, आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये येलो थ्रेड दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर माइटोकॉन्ड्रिया लटका हुआ है। वो थ्रेड क्या है बेटा? वो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब साइटोस्केलेटल है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। अब ये क्या फायदा, क्या इसका? जहां माइटोकॉन्ड्रिया को मूव करना हो, जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया का मूव करना हो, साइटोस्केलेटल उसको लेकर जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो एक काम करते हैं आप और मैं, ठीक है, हम एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा डायग्राम मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा बेटा। ठीक है, हम लोग मिलके, दोनों लोग है ना, हम लोग टीम है कि नहीं? बताओ, मैं और आप टीम है कि नहीं है? हम दोनों एक टीम है। तो हम लोग, हमारी टीम जो है एक स्ट्रक्चर बनाएगी और इससे समझने की कोशिश करेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिए बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। मैंने कहा आपसे कि एक तो इसमें हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, है ना? ठीक, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, तो मैंने इनर मेम्ब्रेन और ऐसे फोल्ड बना दिए मैंने। ठीक है ना? मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें कई सारी चीजें रटना ना पड़े, हमें डायग्राम से ही याद रह जाए हमें। ठीक है ना? ठीक, इनर मेम्ब्रेन में हमने ऐसे फोल्ड बना दिए हमने। ठीक है ना? ठीक, तो हमने क्या देखा, साथ साथ में लेवलिंग करते हुए चलते हैं बेटा। मैंने कहा ये हो गया है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गया है बेटा। ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं? इसको हम जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, और आउटर चैम्बर भी कहते हैं। आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर भी इसको हम कहते हैं। आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, आउटर चैम्बर बोलते हैं, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या देखा हमने कहा ये दिखाई पड़ रही है हमें इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इसकी मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन के, और इनर मेम्ब्रेन पर हमको फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इन फोल्ड को क्या बोला हमने? इनके लिए हमने वर्ड यूज किया, इन फोल्ड के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? इनको हमने बोला क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा इसको हमने, क्रिस्टी कहते हैं, या टिब्यूली, प्लांट में इसको हम जो है वो टिब्यूली भी कहते हैं, प्लांट में टिब्यूली कहते हैं, एनिमल्स में इसको हम जनरली क्रिस्टी कहते हैं। कॉमन वर्ड इसका क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी कहा हमने। ठीक है, हमें दिखाई पड़ा। ठीक, फिर क्या देखा हमने? हमें जो इसके अंदर जो है ऐसे 70S राइबोसोम दिखाई पड़े हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे जो साइट इसके अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर हमको ऐसे राइबोसोम दिखाई पड़े। ठीक है, फिर हमें सर्कुलर डीएनए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने एक ले लिया, एक सर्कुलर डीएनए दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो क्या है? वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ में बात है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर जो हमें दाने दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या बेटा? ये है 70S राइबोसोम। ठीक है बेटा, 70S राइबोसोम दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या दिखाई पड़ रहा है हमें दिखाई पड़ रहा है यहां पर, ये दिखाई पड़ रहा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो 1 से लेकर बेटा 6 तक हो सकता है। जनरली 2 to 6 होता है, पर एनसीईआरटी में 1 दे रखा तो हमने 1 मान लिया इसको। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमको दिखाई देता है। ठीक है ना? क्लियर? और जो अंदरूनी जहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, जो जहां पे, वही क्या है? वही है इनर चैम्बर। जहां पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है वही क्या है? वही है इनर चैम्बर। जहां मैट्रिक्स प्रेजेंट वही जगह क्या? वही जगह है इनर चैम्बर है, वो जगह। क्लियर? ठीक है, और एक काम किया हमने, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक काम किया हमने, इस क्रिस्टी, इस
क्रिस्टिया या टिब्यूली, इस क्रिस्टिया टिब्यूली को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल के मैग्नीफाई किया। हमने क्रिस्टिया टिब्यूली को थोड़ा बाहर निकाला और इसको हमने क्या किया, इसको हमने मैग्नीफाई किया, इसको हमने मैग्नीफाई किया, इसको हमने बड़ा करके देखा हमने के, यानी क्रिस्टी या टिब्यूली को बाहर निकाला हमने, मैग्नीफाई करके देखा हमको, हमने के समझो बेटा के मैग्नीफाई करके देखा, हमें क्या दिखाई पड़ा है ना बेटा, हमको ऐसा दिखाई पड़ा के हमने इसको मैग्नीफाई किया, ये आउटर मेम्ब्रेन वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना, ये इनर मेम्ब्रेन वाला हिस्सा हो गया और ये क्रिस्टी या टिब्यूली थी, ऐसा हमें दिखाई पड़ा। इसको मैग्नीफाई कर लिया के इस क्रिस्टी या टिब्यूली के ऊपर हमको ऐसे रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़े, ऐसे हमको जो है वो रैकेट के समान, कैसे हमको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़े हमें, ठीक है, ऐसे हमको रैकेट होता है, आपने देखा होगा बैडमिंटन का, टेनिस का रैकेट होता है, रैकेट लाइक पार्टिकल हमको ऐसे दिखाई पड़े इस पे। सुनिएगा बेटा, ये सारे क्वेश्चन है जो बता रहा हूं ना, हर पॉइंट, हर एवरी पॉइंट इज ए क्वेश्चन, हर पॉइंट जो है क्वेश्चन हट के, और डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोगों को याद हो जाए ना, हम थ्योरी हमको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए हम डायग्राम साथ में बना रहे हैं, ठीक है ना। मेरे लिए आसान है कि मैं बनाया आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत करेंगे वही सफलता दिलाएगा हमको, ठीक है ना, बाकी सब टाइम पास है, ठीक। तो देखो हम समझ गए, हमने कहा कि ये हो गया है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में क्या होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कि ये बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते, दिखा भी लिखा हमने ऊपर के। और जो हमें यानी माइटोकॉन्ड्रिया में आपने इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्रिस्टी कहा, क्रिस्टी के ऊपर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़े बेटा, और याद रखना इन रैकेट लाइक पार्टिकल को, इन रैकेट लाइक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इन रैकेट लाइक पार्टिकल को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, इन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं, मैं हट जाऊंगा चिंता मत कीजिए, F1 पार्टिकल कहते हैं, या इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, दे आर F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, इनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, या फिर हम इनको हम जो है वो ऑक्सीसोम कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये केवल, तो अब ये क्या करते हैं, देखो बेटा, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, अब देखो कुछ चीजें बड़ी दिमाग में डाल लो, फंडे एकदम क्लियर, ठीक है, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, क्या बात है, यही तो स्मार्टनेस है आपकी, आप बहुत तेज बच्चे हैं यार, कि ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा ऑक्सीसोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके पास में राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा राइबोसोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके पास में सेल को लाइसिस करने वाले, सेल को नष्ट करने वाले एंजाइम होंगे लाइसोसोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म के एंजाइम होंगे परऑक्सीसोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो आपको गोलाकार दिखाई पड़ेगा, स्फेरिकल दिखाई पड़ेगा, स्फेरोसोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो सोलर एनर्जी, क्वांटम एनर्जी का उपयोग करेगा क्वांटासोम कहलाएगा, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको आप कलर कर सकते हो, जिसको आप डार्क कलर की स्टैनिंग कर सकते हो, और जो आसानी से एसिटोकार्बिन जैसे रंग ले पाता हो, कलर्ड हो जाता हो, क्रोमोसोम कहलाएगा, सोम 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 मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, बता दिया मैंने, सब बताइए, है ना। तो ये एकदम फंडे दिमाग में क्लियर रखिए बेटा ना, और बड़ा मजेदार है बायोलॉजी पूरा, ठीक है। तो चलिए हम समझे ये बात को, डायग्राम बना लेना बेटा मेरे, है ना, ठीक है, कॉपी के अंदर दिखना चाहिए सब बच्चों के, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखो, है ना, असली फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, लिविंग सेल की स्टडी करना, डिवाइडिंग सेल, लिविंग सेल, उसकी स्टडी करने के लिए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब आप में से कई बच्चों का बोला, सर आपने माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमको बहुत क्वेश्चन दे दिए, मैंने परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट भी दी है आपको, आपने नहीं पढ़ा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। टूल्स एंड टेक्निक एक हिडन पोर्शन है सिलेबस में, टूल्स एंड टेक्निक एक हिडन पोर्शन है बेटा, और ये आपको आना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना, मुश्किल से 50 क्वेश्चन होंगे बेटा उसके ऊपर, वो हमें आना चाहिए, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा ना, तो 99.9% पॉसिबिलिटी उन 50 क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्लीज बी सीरियस, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब थोड़ा नोट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई कला से घिरा होता है, वेयर ईच मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉम थिक, जहां पर प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है वो 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, क्लियर, ठीक है। These
टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इसको हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं, आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं इसको हम के, और इसको हम आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इट इज 60 to 100 एंगस्ट्रॉम वाइड। ये 60 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम वाइड आता, चौड़ा होता है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन बनाइए, दिस इज एन एक्सक्लूसिव एमसीक्यू आस्क्ड इन 3 टाइम के, ये 3 बार पूछा गया। एएफएमसी में आ चुका है, जिपमर में आ चुका है, एआईपीएमटी में आ चुका है, ठीक है। और ये ऐसे एमसीक्यू कई बार एग्जाम में रिपीट आते हैं, ठीक है। बाय द यूज ऑफ केमिकल डिजिटोनिन के, रसायन डिजिटोनिन का प्रयोग करके, बाय द यूज ऑफ केमिकल डिजिटोनिन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी रिमूव्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी मेम्ब्रेन को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी मेम्ब्रेन को आप हटा सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को आपने हटा दिया हो उसको हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? द माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज माइटोप्लास्ट। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को आपने हटा दिया हो उसको आप माइटोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो माइटोप्लास्ट क्या होता है? द माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन The inner membrane of mitochondria has infoldings। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होते हैं। इनफोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतर्वलन, के अंदर की ओर उभार अंतर्वलन होते हैं इनके। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी या टिब्यूली कहते हैं। दिस इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी और टिब्यूली। इन इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी या टिब्यूली कहते हैं, ठीक है। क्लियर? The basal fluid of mitochondria is known as मैट्रिक्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के आधारी द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। और जहां ये जो इनर मेम्ब्रेन, जो भी हिस्सा इनर मेम्ब्रेन घेरती है उसे हम इनर चैम्बर कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। और उस इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो आधारी पदार्थ, जो लिक्विड मेटेरियल भरा होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बड़े पैमाने पर एंजाइम पाए जाते हैं। और याद रखना बेटा, एक सेल के 70% तक एंजाइम, एक सेल के 70% तक एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मतलब सेल के अंदर टोटल जो एंजाइम होते हैं उसका 70% माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर? ऑन द मैट्रिक्स फेस, अब देखिए, ऑन द मैट्रिक्स फेसिंग सरफेस ऑफ क्रिस्टी, मैंने बताया था आपको ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है क्रिस्टी, इसके ऊपर ऐसे मैंने कहा था ये ऑक्सीसोम होते हैं, ठीक है ना, याद है। ऑन दी मैट्रिक्स फेसिंग सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी की मैट्रिक्स की तरफ वाली सतह पर रैकेट के समान पार्टिकल, रैकेट लाइक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, रैकेट के समान पार्टिकल कण दिखाई पड़ते हैं। इन पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं इनके। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। चूंकि फर्नांडिस मोरेन ने खोजा इसलिए इनको फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? याद रखना, नाम नहीं भूलना बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ऑक्सीसोम डिस्कवर्ड बाय फर्नांडिस एंड मोरेन, ऑक्सीसोम की खोज फर्नांडिस मोरेन ने की। और टर्म ऑक्सीसोम लेहनिंजर ने बताया, इंपॉर्टेंट के ये लेहनिंजर अपने आप में एक बहुत बड़े बायो जो है वो बायोकेमिस्ट्री के ज्ञाता हैं इसके। तो लेहनिंजर की बुक जो है वो मेडिकल में चलती है, हायर पीजी लेवल पर चलती है इसके। तो लेहनिंजर जो है उन्होंने टर्म ऑक्सीसोम को प्रस्तुत किया। दिस पार्टिकल्स आर एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा ना, ये वो बॉडी या स्ट्रक्चर होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। दे इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि दिस पार्टिकल्स आर एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के दीज आर द ओनली पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एकमात्र ऐसे भाग होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एकमात्र ऐसे भाग होते हैं which utilizes ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इनको हम जो है वो ऑक्सीसोम कहते हैं, इसलिए इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पार्टिकल के पास में बेटा विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि इन पार्टिकल, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल के पास में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आते हैं। मतलब इनके पास ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी तक समझ लेते हैं कि जो भी एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को फूड मॉलिक्यूल के अंदर रखा गया है। हर ग्रीन प्लांट ने क्या किया? ग्रीन प्लांट ने CO2 को लिया, H2O को लिया,
सोलर एनर्जी का उपयोग किया और कार्बोहाइड्रेट को बनाया। C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी कहां है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी है हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के पास में के, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को निकालने के लिए हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलेगा, और उसी सिस्टम का एक हिस्सा होता है ऑक्सीसोम। उसी सिस्टम का एक हिस्सा होता है ऑक्सीसोम। पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि ये ऑक्सीसोम के अंदर ही होता है। अब के साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑक्सीसोम इज ए कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन की सबसे आखिरी स्टेप, एरोबिक रेस्पिरेशन की सबसे आखिरी स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और यहां पर इसके चलते ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन ऑक्सीसोम एंजाइम एटीपी एज स्टूडेंट के, तो ये ऑक्सीसोम में एंजाइम एटीपी एज पाया जाता है के, विच इज डिस्कवर्ड बाय रैकर। इसकी खोज रैकर ने की। वेरी वेरी आईएमपी, एंजाइम एटीपी की खोज रैकर ने की, और इन्होंने बताया कि ये ऑक्सीसोम के अंदर हमको देखने मिलता है के। तो होता ये बेटा कि चूंकि एटीपी का बनाना, देखो बेटा, जब भी कभी हम एटीपी के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें हमको फॉस्फेट जोड़ना पड़ता है। मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में आपको एक हाई एनर्जी का फॉस्फेट और ऐड करना होता है, तो एटीपी बनता है। तो मतलब फॉस्फेट को ऐड करना है, मतलब फास्फोराइलेशन करना है। अरे बेटा समझो ना कि हाइड्रेशन पानी को ऐड करना, हाइड्रेशन पानी को ऐड करना, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, फास्फोराइलेशन फॉस्फेट को ऐड करना। किसमें ऐड किया? एडीपी में ऐड किया। तो फॉस्फेट को ऐड करके क्या बन गया? एटीपी बन गया। एडीपी से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो हमने क्या बोला? हमने कहा हां, एटीपी बनने की प्रक्रिया, एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्फोराइलेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रोसेस में चूंकि ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो क्या बोल दिया हमने बोल दिया ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीजन भाग ले रहा है मतलब ऑक्सीडेटिव वर्ड यूज किया हमने, ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन बोल दिया इसको हमने। ठीक है, क्या लिखा देखिए, ऑक्सीसोम परफॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एटीपी के। ऑक्सीसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संचालित करता है। ऑक्सीसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संचालित करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है, एटीपी का उत्पादन करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। इन माइटोकॉन्ड्रियल में, अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70 एस राइबोसोम होते हैं। 1 आपके एनसीईआरटी में 1 डीएनए देखा बेटा, बाकी सच सही फिगर है 2 to 6 के, 2 से 6 के आसपास सर्कुलर डीएनए देख सकते हैं। परंतु मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वी हैव टू स्कोर इन द नीट एग्जामिनेशन, और एनसीईआरटी के आंसर को वो मानक मानते हैं, भले ही थोड़ा बहुत गलत हो उसमें। तो अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1 हमको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो कंफ्यूज मत करना बेटा ना, मैंने बता दिया, साफ साफ बोल दिया, इतना साफ। कोई देखो, मैं एकदम गलत नहीं पढ़ा सकता ना, ये मेरी मजबूरी है एज ए टीचर, मुझे सही तो बताना पड़ेगा आपको के, पर कहीं पे कोई आंसर पर्टिकुलर है ना, तो उसके लिए आप दिमाग में रखिएगा चीज को। ठीक है, वेरियस एंजाइम्स एंड सेवरल मिनरल आयंस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। मैग्नीज होता है, उसमें मैग्नीज आता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये इंपॉर्टेंट आयन होते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी अच्छी बात, 70% एंजाइम ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया के, कोशिका के सेल के तकरीबन 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने मिलते हैं। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. %70 एंजाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने मिलते हैं। क्लियर, कोई शक इसमें, कोई डाउट नहीं, है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का F1 पार्टिकल था ना, जो फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल ऑक्सोम, इस पर बड़ा रिसर्च हुआ कि भैया ये एटीपी बनाता कैसे, क्योंकि ये तो बड़ी अद्भुत बात है ना कि कैसे सेल के अंदर जो एनर्जी कैसे बनती है, हाउ दी एनर्जी प्रोसेस इनसाइड सेल। इट इज रियली एक ऐसी चीज को जानना जरूरी है। देयर आर सो मेनी मेडिसिन इन मेडिकल फील्ड जिनमें यहां पर की माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू काम होता है। ठीक है,
तो जानना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो हमने क्या कहा, हमने कहा दी माइटोकॉन्ड्रियल F0 F1 ATP सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही हाई फाई होगा, क्योंकि देखो बताऊं मैं, है ना, ह्यूमन मनुष्य की सोच है वो कंफर्ट ढूंढता है हर जगह पे, ठीक है ना। मैं किसी एक से नहीं बोला बेटा, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर हर समय आप हमारी बुराई करते, नहीं बेटा मैं आपकी बुराई नहीं करता। एक्चुअली अभी क्या हो गया है कि मुझे आप में से आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। मतलब मैं आपसे गुस्सा नहीं रहता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े डिसिप्लिन में रह के पढ़े ना, तो मुझे आप में से मेरिट शीट क्या, I really appreciate कि somebody come to meet me and take a 5 lakh rupees check from me, ठीक है, या कैश जैसा आप बोलेंगे कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो TDS काट के चेक जो होता है आपको कैश, तो जो कैश चेक जो भी है, तो आपको जो है आपको बाकायदा मैं चाहता हूं कोई लेके जाए। हम इतने साल से काम कर रहे हैं एंड नाउ इट्स नाउ इन माय टर्न कि भैया आप में से कोई हमको एक अच्छा रैंक टॉपर लाके दे, अच्छी रैंक पे बच्चा पहुंच के दिखाए हमको, ठीक है। क्योंकि जब तक हमको ऐसा नहीं होगा तो हमारे अंदर हमको लगता रहेगा कि हमारे एफर्ट को आप लोग सही दिशा में, इसको बोलते हैं ना, तो जो वहां जाके उसको ट्रांसफॉर्म करना वो नहीं कर पा रहे हैं आपके। उसके लिए थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए होता है, थोड़ा डांटते हैं हम, अपने बच्चों को भी डांटते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर हमको डांटते हैं, मेरे बेटे को भी डांटता हूं मैं, दोनों बच्चों को डांट पड़ती कभी कभी, ठीक है ना। मुझे भी डांट पड़ती है, किससे पड़ती है ये सब चीजें मत पूछना, है ना, मुझे भी डांट पड़ती है। आज मैं सुबह सुबह ना वो ऐप रिलेटेड वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया ना, सुबह सुबह थोड़ा गुस्से में था, तो मेरी वाइफ सुन रही होंगी बाहर से कि ये क्या क्या बोल रहे थे कि क्या है तुम ऐसे क्यों बोलते हो, है ना, तुम्हें क्या कर रहे था, जनरल बात क्या करो, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार, वो हमारा उनका अलग डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। मैं समझा रहा था उनको कि बेटा ऐसी चीजें गलत है, ऐसे व्यवहार करना। तो मुझे भी डांट पड़ी बाद में ना, मैंने आपको डांटा, लेकिन क्या होता प्रकृति में तो वो नियम है ना बुमरेंग जैसा, तो मेरे को भी डांट पड़ जाती है। मेरे को भी डांट पड़ी सुबह सुबह चाय मिलने के बाद। तो सुबह रिकॉर्डिंग अर्ली, इसलिए मैं 7 बजे से उठ के रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं 7, साढ़े 7 बजे तक ही सब सोते रहे और मैं अपना काम करता रहूं ना। तो चलिए अब अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपसे, कि मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि ये जो हिस्से आप देख रहे हो ना, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मत ढूंढिए। इसके लिए आप जाइए कहां पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट में जाइए, ठीक है। इसके लिए जाइए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जाइए, इन हायर प्लांट्स में जाइए, ठीक है। आपको अलग अलग है। तो यहां पर साइटोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, कई हिस्सों को यहां पर समझ रहे हैं ताकि वहां पे हमको बहुत आसानी हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अभी क्या बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल F0 F1 ATP सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स के, मतलब ये जो कण जिसको हम रैकेट लाइक पार्टिकल बोल रहे थे, तो वो तो केवल एक ही हिस्सा था, हमें मालूम नहीं था कि उसके अंदर भी कहानी छिपी हुई है, ठीक है। मतलब हम क्या देख रहे थे, हमने कहा ये क्रिस्टी है, इसके ऊपर ये ऐसा उभार लगा, ये F1 पार्टिकल के। बाद में मालूम चला कि भैया F1 तो एक हिस्सा है, अंदर धसा हुआ भाग उसका F0 भी है, मतलब F0 F1 के, और ये अपने आप में एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स है। ये बड़ा जटिल है, ये कोई साधारण एंजाइम नहीं है, जटिल एंजाइम है, एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंजाइम के। क्या बोला इसको हमने, ये आपको जो है वो इस डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स का माइटोकॉन्ड्रियम डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। कैसे देखो, ये बकायदा मोटर के समान काम करता है। और पता है आपको, इस मोटर को चलाने के लिए, मेरी बात सुनते जाइए, बिल्कुल कहानी सके, इस मोटर को चलाने के लिए आपको जो एनर्जी होती है वो प्रोटॉन से आती है एनर्जी। प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है, ये दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स होता है इसके लिए। इसको चलाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन के आर पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आर पर आपको हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का अंतर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब हाइड्रोजन आयन का अंतर क्रिएट होगा ना, तब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इसका जो है वो ये एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा। कैसे होता है हम देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ATPase is a large protein and has 2 component के, जिसको जो रैकर ने डिस्कवर किया था ATPase, एक्चुअली वो एक लार्ज कंपोनेंट होता है, लार्ज प्रोटीन होता है, जिसमें कि 2 घटक होते हैं। एक भाग होता है इसका F1 पार्ट होता है जो मैट्रिक्स की तरफ होता है, दूसरा F0 होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में धसा होता है। F0 इज द एम्बेडेड पार्ट इन द इनर मेम्ब्रेन के। F0 जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में धसा हुआ हिस्सा होता है, F1 उभरा हुआ हिस्सा होता है मैट्रिक्स की तरफ के। माइटोकॉन्ड्रियल F1 में 9 सब यूनिट होती है। अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स के, माइटोकॉन्ड्रियल F1 में 9 सब यूनिट होती हैं जो 5 तरह की होती हैं। 3 अल्फा यूनिट होती हैं,
3 बीटा यूनिट होती हैं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं डेल्टा जो है गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये यूनिट आपको देखने मिलती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल F0 कॉम्प्लेक्स में जो है 3 प्रकार की सब यूनिट होती है A B C, ठीक है। एक A होती है, 2 B होती है और C जो है 10 से लेकर 12 तक होती है। मतलब वैरायटी ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट है इसके अंदर बेटा, है ना। इसके अंदर वैरायटी ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। ये F1 पार्टिकल को आप देख रहे हो, है ना। नीचे वाला मैंने हटा दिया, ये आप F1 पार्टिकल को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब पूरा कंप्लीट देखो आप, है ना। समझिए इसको कैसा होता है। ये 2 मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये क्या बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसमें ना, और ये जो हिस्सा है, ये इस तरफ का हिस्सा जो है मैट्रिक्स फेसिंग, मैट्रिक्स की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको ये दिखा F1 पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, अंदर F0 पार्ट इसमें, और इसको ऑपरेट, इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट के, यानी इस मोटर को चलाने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का अंतर चाहिए पड़ता है। और जब वो प्रोटॉन मूव करते हैं ना, तब ये मशीनरी काम करती है, एनर्जी को ये रिलीज करती है, और वो एनर्जी जो है एडीपी से एटीपी बनाने के काम आती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कौन ने बताया था, ठीक है, देखते हैं। 1997 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री मिला पॉल डी बॉयर और जॉन ई वॉकर को, ठीक। पॉल डी बॉयर और जॉन ई वॉकर को 1997 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर इल्यूस्ट्रेशन ऑफ एंजाइमेटिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इन्होंने एटीपी के संश्लेषण की जो मैकेनिज्म थी, उस मैकेनिज्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आप में से कई बच्चों का बोलना है कि सर एक बार पूरी शीट बता दीजिए हमको, कौन कौन साइंटिस्ट याद करना। नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे। के मेरा बहुत पुराने सालों का अनुभव है के, जो जहां पढ़ रहे हो ना, वहां पे उस साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, वहां पर देख लो उसको, उसके एमसीक्यू दे दूंगा, वो लगा लो आप, तो ऐसे ही याद होगा। आप एक दिन बैठ के आप साइंटिस्ट के नाम नहीं रट सकते हैं, बिलीव मी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपसे कि नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री की बात करें 1997 में किसको मिला बेटा, ये पॉल डी बॉयर और जॉन ई वॉकर को मिला। ये किस चीज के लिए मिला, एटीपी सिंथेसिस के एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को बताने के लिए मिला, ठीक है, क्लियर। केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ 65 to 70% प्रोटीन, ठीक है। रासायनिक दृष्टिकोण से देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 65 से 70% प्रोटीन मिलेगा आपको, जिसमें 30% स्ट्रक्चर प्रोटीन होगा, 40% एंजाइमेटिक प्रोटीन होगा, और 25 से लेकर 30% लिपिड होगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये भी मैंने कहा था दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, दे आर फंक्शनली डिफरेंट, याद आया, ठीक है। एक एमसीक्यू लगाया हमने डीपीएस के अंदर, टेस्ट के अंदर। तो आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, मोर परमेबल, हैविंग अराउंड 40% लिपिड। इंपॉर्टेंट बात ये, इट हैज सेवरल प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स, इनमें पोरिन्स पाए जाते हैं जो कि इनको हाई परमेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं जो इसको अधिक पारगम्य बनने में, हाई लेवल ऑफ परमेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए ना, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट फ्रीली परमेबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, जबकि इनर मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल, वो हाइड्रोजन आयन को भी अपने आर पार नहीं निकलने देती है, ठीक है ना। ये वह फर्क है दोनों मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऐसे एंजाइम जिनका संबंध आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होता है, ये याद रखना बेटा, और ये पूरे मेडिकल में याद आएगा। आपको लग रहा है ना कि ये क्या है सर के, ये वो हिस्सा है जो पूरे मेडिकल कॉलेज में भी आपको याद रखना पड़ेगा। और कई दवाएं ऐसी होती हैं जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज पे काम करती हैं, ठीक है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज पे काम करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एंजाइम विच आर एसोसिएटेड विद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऐसे एंजाइम जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, फैटी एसिड कोएंजाइम एलाइगेज और साइटोक्रोम सी रिडक्टेज के, ये वो एंजाइम है, ठीक है ना। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिहेव्स एज अ, अब देखो इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे, ये मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पर कि आपको प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइमेटिक सिस्टम देखने मिलेगा। और ऐसा एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखा हुआ था, दिखा, पिछली बार देखा था हमने, है ना। मतलब यहां पे हर हिस्से में डिफरेंट टाइप के एंजाइम देखने मिलेंगे। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो एक प्रकार के जो है वो क्रियात्मक बाधा के रूप में, के फंक्शनल बैरियर के हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक बाधा,
ठीक है, उसके रूप में ये काम करता है कि इट डज नॉट अलाउ द स्मॉल आयंस और सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, के इससे स्मॉल आयन और सब्सटेंस आर पार नहीं निकल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मोर प्रोटीन एंड लिपिड कंटेंट इज अराउंड 20% ओनली। याद रखिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मोर प्रोटीन कंटेंट होता है, लिपिड कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है इसमें के। इट इज ऑलमोस्ट इम्प्रॉपर, नॉट ट्रूली, के सच्चे अर्थों में देखो कोई भी मेम्ब्रेन, मैंने कहा ना बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, के मतलब वो मोस्ट ऑफ द आयन को नहीं निकलने देगा, लेकिन प्रोटॉन ग्रेड कभी कभी प्रोटॉन जो है वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फिर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, ट्रूली नहीं पर ऑलमोस्ट इम्प्रॉपर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के इट मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच इज एसेंशियल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, के याद रखना। जो इनर मेम्ब्रेन, देखो बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, समझो बात को, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डलेस का ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच में क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना बेटा, बीच में जाके क्या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के। वेरी वेरी आईएमपी बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं, जो बता रहा हूं ना ये याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा, फिजियोलॉजी में काम आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी में काम आएगा, एनिमल फिजियोलॉजी में काम आएगा, प्लीज, ठीक है ना बेटा। तो जो बता रहा हूं ना ये पूरा ये चैप्टर में आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इससे ये होगा कि आपके बाकी के चैप्टर में बहुत समय बचेगा, ठीक है। देखिए अब जो हाइड्रोजन आयन होता है बेटा वो यहां इकट्ठा होता है, कहां पे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन इकट्ठा होता है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब यहां पे बनता है प्लस वाला पोल, यहां पे बनता है प्लस वाला पोल बन जाएगा प्लस चार्ज के, यहां बन जाएगा माइनस वाला पोल बन जाएगा मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है ना। तो इसका मतलब धीमे धीमे जैसे जैसे बाहर प्रोटॉन अधिक इकट्ठा होगा, और मेम्ब्रेन होती है अपारगम इम्परमेबल, मेम्ब्रेन होती है इम्परमेबल होती है मेम्ब्रेन के, तो बाहर से प्रोटॉन अंदर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। और अब क्या है कि बाहर प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि बाहर लगातार प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है। अब क्या बात है, अब बात यह है कि धीमे धीमे ये जो चार्ज का डिफरेंस बढ़ रहा है, और जैसे चार्ज का डिफरेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो है वो पोटेंशियल जनरेट, एक प्रकार से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटोनोमोटिव फोर्स, पीएमएफ कहते हैं इसे, हम प्रोटोनोमोटिव फोर्स कहते हैं, पीएमएफ कहते हैं। और ये बल जो होता है ना, ये बल, यही बल जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर जो क्रिस्टी है उस पर प्रेजेंट है, होता है ये F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। इसकी मोटर को चलाने, ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस है ना, ये इसकी मोटर को चलाने में ये फोर्स काम आता है, ठीक है। एंड दीज आर दी ओनली पॉइंट, एटीपी सिंथेसिस F0 F1 F0 एटीपी सिंथेसिस आर दी ओनली पॉइंट जहां से ये जो डिफरेंस है ना वो डिफ्यूज कर सकते हो उसको आप, ठीक है। ऐसे समझो आप, ठीक है, ऐसे समझिए आप कि एक रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी को ये मैंने पकड़ा हुआ है, अरे यार मैं अपना सिर को सीधा मैंने हाथ पे जोड़ दिया, मैंने कहा ये मैं रस्सी को मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये मैं हूं, ठीक है, मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये मैं हूं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो है वो रस्सी को पकड़ा हुआ है आपने, ये आप हैं, ठीक है, आपने रस्सी को पकड़ा के, आप रस्सी को खींच रहे हैं इधर, मैं खींच रहा हूं इधर, ठीक है, बीच में ये बाउंड्री है, ठीक है। हम दोनों पूरी ताकत लगाकर रस्सी को आप अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में जो है संजय सर आए, संजय सर ने क्या किया, उन्होंने आके जो है वो एक कैंची लेके आए, वोट के उन्होंने कहा बहुत हो गया ये खेल, कैंची लेके आए और कैंची से उन्होंने रस्सी को काट दिया, यहां से कट कर दिया। तो क्या हुआ ये कि धड़ाम से मैं इधर गिरूंगा, धड़ाम से आप इधर गिरेंगे। धड़ाम से क्यों गिरेंगे आप भाई, पहले तो हम दोनों बराबर बल लगा रहे थे, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे थे, कोई भी कहीं मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन रस्सी से ऐसे काट दिया तो मैं इधर गिर गया, आप उधर गिर गए। रस्सी में क्या था, फोर्स जो मैंने लगाया वो उसके अंदर चला गया, आपने लगाया उसके। अब हम दोनों भले ही टस से मस नहीं हो रहे हैं, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कोई टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन संजय सर ने रस्सी लाके काट दी, टक। उन्होंने कहा फोर्स देखो, ये है फोर्स, तुम इधर गिर गए, तुम इधर गिर गए, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब देयर इज अ पॉइंट, एंड रस्सी का जैसी काटी आपने तो आपको एक गतिविधि दिखाई पड़ी, एक एक्टिविटी दिखाई पड़ी आपको, ठीक है। बिल्कुल वैसे हम कहते हैं कि प्रोटॉन जो है एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ नहीं है, प्लस और माइनस में रस्सी खींचने की प्रतियोगिता चल रही है, और यहां पे आके इसको फोर्स को रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो एक धड़ाम प्रोटॉन बाहर आ गए, एनर्जी बाहर निकली जोर से,
भाई हम गिरे, वो भी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, तो एनर्जी बाहर निकली, उससे एटीपी बना लिया। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमने क्या कहा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। प्रोटॉन ग्रेडिएंट मेम्ब्रेन के आर पार इकट्ठा होता है। इसके फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे पेलाडेट के। टर्म क्रिस्टी, अब ये बिल्कुल माइनर डिटेल है बेटा। साइटोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है यहां पर कि आपको माइनर डिटेलिंग भी ध्यान में रखनी पड़ती है, बारीक डिटेल भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, क्लियर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज साइट फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम जो है मूव कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लिया रिडक्शन, दिया ऑक्सीडेशन। तो मतलब जो केमिकल यहां पर पाए जाते हैं वो होते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम वे विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं जो जिनमें की फेरिक और फेरस अवस्था में आयरन देखने मिलता है। इलेक्ट्रॉन लेगा फेरस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया फेरस बन गया, इलेक्ट्रॉन दिया फिर से फेरिक बन गया। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। ठीक, एक साइटोक्रोम ने क्या आपने कभी वो खेला वो वाला गेम के अरे खेला होगा आपने यार, ठीक है, वो वाला गेम जिसमें कि ऐसा पैकेट होता है, एक पैकेट है इसमें, ठीक है, उस पर अंदर कुछ लिखा होता है, ठीक है, गाना बज रहा होता है, ठीक, पैकेट पास करते हो, पैकेट पास करते हो, ठीक है, जिसके पास रुका का है वो पैकेट उसको करना, डांस करके दिखाओ, डायलॉग बोल के दिखाओ। तो ये तमाम तरह के बचपन में गेम खेलते थे ना, कि नहीं खेलते? मोबाइल में ही, बस मोबाइल में ही दुनिया पूरी बना ली अपनी, है ना, कोई गेम नहीं खेलते, है ना, ना घूमना ना बात करना ना कोई गेम, बस मोबाइल में। जब टाइम मिला मोबाइल में फालतू के वीडियो देख लिए, जब टाइम मिला तो टिकटॉक का वीडियो बना लिया, अच्छा वो बंद हो गया, ठीक है, फिर टाइम मिला तो मोबाइल में गेम डाउनलोड कर लिया है। कौन सा गेम है वो? जो जिसने भारत के बहुत सारे युवाओं को काम पे लगा रखा है, और भारत के आधे युवा अपने आप को योद्धा समझते हैं। वो अपने आप को उनको लगता है जो चलते भी जब है ना, लगता है तलवार, जब तलवार निकाल के बंदूक लेके गन, वो बिल्कुल योद्धा समझते हैं अपने आप को आधे युवा। क्यों भैया? कहां से? आप आर्मी में है क्या? नहीं, मैं पबजी में हूं। मतलब पबजी को वो, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा भारी हिस्सा बना लिया पबजी, ठीक है। फिर जो पबजी के लेवल से जो नीचे का लेवल है, कैंडी क्रश खेलते हैं वो, ठीक है, बैठे हुए हैं, टुंग टुंग टुंग, लाल पीला हरा मिला मिला के टुंग टुंग टुंग, बहुत भारी खुशी मिलती है। क्या हम इस लेवल पे पहुंच गए कैंडी क्रश में, ठीक है। जिन्होंने घर के बाहर एक पौधा नहीं लगाया होता है ना, वो फॉर्म विले खेल रहे हैं, सिटी विले खेल रहे हैं, ठीक है, पुराने गेम है ये, लेकिन लोग खेल रहे हैं ना। चलिए, तो अभी मैं क्या बोल रहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर साइटोक्रोम प्रेजेंट है। साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस आएगा, और इलेक्ट्रॉन आगे देंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा ना पासिंग दी पास, ठीक है, कि ये लिया रिडक्शन, आगे दिया ऑक्सीडेशन, उसने लिया रिडक्शन, आगे दिया उसका ऑक्सीडेशन, अगले वाले का रिडक्शन। ये कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है ना। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एंजाइम्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, सक्सिनिक, वेरी वेरी आईएमपी, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है बेटा 4 या 5 बार, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजन जो है वो क्रेब साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम में से एक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हमको देखने मिलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। देन एटीपी सिंथेटेज, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम होते हैं, ये सब कहां मिलते हैं? हमको इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलते हैं, ठीक है। अब आउटर चैम्बर जो होता है उसमें कुछ है क्या? उसके अंदर भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट के, एडिनाइलेट साइक्लेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, ये वो एंजाइम होते हैं जो आउटर चैम्बर और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। ये दोनों अवस्थाएं बेटा जो है ना ओल्ड एनसीईआरटी के, आपके पास नहीं होगी वो, पर नई एनसीईआरटी के पहले एक ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें मैं दे रखा था ये, और ये एग्जाम में पहले कई बार आया हुआ है, किस लिए? इंपॉर्टेंट के। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा, जो एग्जाम इंपॉर्टेंट मतलब जो एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्थोडॉक्स स्टेट का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव होता है ना, तो मैट्रिक्स वाला हिस्सा जो है वो बड़े साइज का होता है, ठीक है, क्योंकि
जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा तो एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा एटीपी बनाएगा, एटीपी बनाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है वो कहां इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो उसकी एक्टिव फेज होगी। ठीक है, कंडेंस स्टेट का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव स्टेट में होता है, आउटर चैम्बर ब्रॉड होता है क्योंकि यहां पर जो है वो हाइड्रोजन आयन को इकट्ठा करना पड़ता है तो वो ब्रॉड हो जाता है। याद रखना बेटा इसको, ठीक है, बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको एक मजे की बात बताता हूं, शायद आपको पता नहीं होगी ये, कि ये जो एनसीईआरटी है आपका 2000 में, 2007 में चेंज हुआ है एनसीईआरटी, तकरीबन 2007 में, ठीक है, 13 साल हो गया इस एनसीईआरटी, काफी लंबा वक्त हो गया इसको भी। लेकिन इसके पहले जो एनसीईआरटी आया था ना वो केवल 5 साल आया, 4 या 5 साल रहा। टीचर्स के जो बायोलॉजी के स्कूल के टीचर थे ना उनके सिर के बाल खड़े हो गए ऐसे, है ना, दिमाग में समझ में आया था कि क्या लिखा है इस बुक के अंदर, ऐसी भयंकर बुक, मतलब उसके जो थ्योरी थी ना उसकी, वैसी थ्योरी कहां मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको जो है कैंपबेल बायोलॉजी। क्या कैंपबेल भी हल्की पड़ती है उससे, वो किताब पतली थी लेकिन उसने ऐसा लिखा था उसके अंदर कि फ्लोरोक्रोम, मैकफिश, फिश, आप बोलोगे सर मैकफिश क्या होता है, मैकडोनाल्ड का फिश होता है क्या, अरे भैया मल्टी कलर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, नहीं समझ में आया ना, स्पेनिश बोल दिया मैंने, मल्टी कलर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोसाइटोमेट्री, आप बोलोगे क्या है ये, ऐसे ही था, ठीक है। तो टीचर ने लिख लिख के, केंद्रीय विद्यालय के टीचर ने लिख लिख के भेजा एनसीईआरटी का, भैया पुस्तक हमारी समझ में आएगी तो हम बच्चे पढ़ाएंगे, जब हमारी समझ में नहीं आएंगे तो बच्चों कहां से पढ़ा देंगे हम, है ना, तो किताब को चेंज करना पड़ा। और अभी भी बताऊं मैं, राज की बात, पते की बात, अभी भी टीचर लिखते चिट्ठी, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कोर्स कम कीजिए, कोर्स मतलब हम तुमको अनार काम का डाल दें बुक में, हमें ना बायोलॉजी की बुक में, है ना, कि आ होता है बड़ा होता है आ से, आमा से, मतलब स्टमक, ठीक है, हद करते यार, ठीक है, अरे थोड़ा लेवल तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना, 12th का बच्चा है वो, आप चाहते हो और कोर्स कम, इतनी खुशी मत थी, कोर्स कम, सिलेबस कम, और कम हो गया, और कम हो गया, ज्ञान भी तो कम हो रहा है, सिलेबस कम होने से ज्ञान भी तो कम हो रहा है। मैंने एक बार आपको बताता हूं, मैं मजे की बात बताता हूं आपको मैं, चलो 2 मिनट बात करते हैं लेक्चर खत्म करने के पहले, इसके बाद देखेंगे आगे। एक बार मैं बौद्ध स्तूप है सांची में, विदिशा में मैं रहता था, मैं वहां गया, कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में, तो मैं वहां पे गया और वहां पे जाके मैंने देखा कि जापानीज टूरिस्ट आए हुए हैं वहां। अपन जब छोटे टाउन में कहीं रहते हैं, अपन भोपाल विदिशा रहते, तो फॉरेनर्स को देख के लगता है कि अरे फॉरेनर्स हैं, ठीक है, तो वो आए तो मैंने देखा कि उनके पास एक छोटा बच्चा था, वो बैठ के अपना है ना कुछ किताब पढ़ रहा था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, सांची के स्तूप में बैठा हुआ था, ग्रुप था पूरा उनका। मैं वहां गया तो हम लोग क्रिकेट कुछ खेल रहे थे यहाँ पे ना, वो उसके पास में कोई पिकनिक स्पॉट जैसा था वहां पे, तो वो लोग वहां पे भी थे, तो मैं बॉल लेने गया वहां पे, मेरे कजिन ने शॉट मारा बॉल, मेरे बच्चा वहां पे था, बच्चे के पैर के पास ही बॉल, मैंने बोला उससे हेलो, उसने हेलो बोला है ना, फिर उसने, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको आती थी, थोड़ी बहुत मेरे को भी आती थी, ठीक है, तो हमने कम्युनिकेट किया। देखा मैंने उसको कि वो बता रहा था कि मेरी दिस इज माय बुक फ्रॉम फॉर क्लास 5th की कुछ बुक थी उसकी, तो मैंने उसकी बुक को केवल नजर मारा, मैंने जापानीज मेरे को समझ में नहीं आती है, लेकिन बुक में एक तरफ जापानीज था, एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ था उसमें, पेज में, उल्टा पेजेस में, ठीक है। व्हाट आई सॉ, वो मालूम है हमारे लिए कैलकुलेटर घड़ी वही बच्चा बना रहा होगा, ठीक है, मतलब उसमें कैलकुलेटर बनाने के सर्किट्स, जो डिजिटल वॉच बनाने का मेथड कि ना, कि कैसे कंपोनेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कहां जुड़ेगा, सॉल्टिंग कैसे होगा इसका। मैं बोला ये इसकी किताब, स्कूल की किताब है, ये 5वीं क्लास का बच्चा, हमारे यहाँ के लोग तो आज भी एस्टोजोफर नहीं समझ पा रहे टेस्ट ट्यूब पकड़ के, और ये बच्चा जो है वो डिजिटल क्लॉक बना रहा है। धन्य है जापान। कहा ये तो आईक्यू तो छोड़ दो इसकी, ये तो बड़ा होके पता नहीं क्या बना के एरोप्लेन, अपना खुद का घर में एरोप्लेन बना के उड़ेगा, पर उनके कोर्स का हिस्सा है। वो कभी नहीं बोलते सिलेबस घटा के बना दो इसको, सिलेबस घटा के बना दो, तार वायर को कैसे मोड़ते हैं ये बता दो हमको, तो बस, है ना, और सिलेबस घटाओ। दे आर इंप्रूव। जो भी देश प्रगति करेगा साइंस में ना, वो जो इंफॉर्मेशन को कंडेंस फॉर्म में लाके बच्चों को देगा वो, ताकि बच्चे इंप्रूव करें। तो समझिए, मतलब मैं एक एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, के जिस देश ने शिक्षा में बहुत अधिक कंफर्ट को ढूंढा, जिस देश ने बहुत अधिक कंफर्ट को शिक्षा में ढूंढा ना, वहां पे ढाला, उसको वहां पे डाला उन्होंने, तो बड़े महान साइंटिस्ट, बड़े भारी डॉक्टर्स, वो सब कम संख्या में होते चले जाते हैं, ठीक है ना।
जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत फर्टाइल होता है, जितना उनको आप सिखा सकते हैं ना उतना वो सीख जाएंगे। वो बड़े होने के बाद दिमाग मंथर आता है, कम कम काम करता है, न्यूरॉन भी धीमे धीमे कम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई भैया ये वाली स्टेट की बात की हमने यहाँ पे। थोड़ा सा और लिख लेते हैं इस पे हम, फिर हम आगे बात करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए अब आउटर मेम्ब्रेन में मोर सियालिक एसिड होता है, दिस इज नॉट ए वेरी वैलिड पॉइंट, परंतु ये कभी कभी एसर्शन रीजन के अंदर आ जाता है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो होते हैं दे शोज डेफिनेट कंपार्टमेंटलाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम होते हैं वो बकायदा निश्चित प्रकार से कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं। इनके एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एम्प्टी डीएनए, ये मैट्रिक्स में होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 9 से लेके 11 मिलियन डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट को याद रखिएगा बेटा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे डीएनए, आरएनए, इनका जब भी हम अणुभार नापेंगे ना तो मिलियन डाल्टन का यूज करेंगे, और एक डाल्टन एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर भार का होता है। एक डाल्टन एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर भार का होता है। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल डीएनए की तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है, और इसका होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो वर्ड ही समझ में नहीं आया हमको तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया। हाँ ठीक है, तो इसको हम ऐसे के बजाय हम इसको ऐसे कर दें। ठीक है, ऐसे कर दें। हाँ समझ में आया, कैसे कर दें? हमने कहा कि एग और स्पर्म में बड़ा साइज किसका होता है? एग का होता है। ह्यूमन स्पर्म और एग की बात करें हम के, स्पर्म में ये स्पर्म है, ठीक है, ये एग है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म अधिक किसके पास होता है? एग के पास होता है। स्पर्म में याद रखना, स्पर्म के पास में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर के। तो साइटोप्लाज्म किसके पास में अधिक मात्रा में होता है? एग के पास। फर्टिलाइज एग बन जाता है जाइगोट। जब जाइगोट डिवाइड करता है तो जाइगोट में साइटोप्लाज्म किसका होता है? एग का होता है। तो जो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करेगा वही साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल कंट्रीब्यूट करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यदि कोई कैरेक्टर है तो वो मां से हमेशा बच्चे में जाएगा, हमेशा मां से बच्चे में जाएगा। इसको हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स का पॉइंट है। इसे हम मातृत्व वंशागति कहते हैं। ठीक है, मां से हमेशा बच्चे में, प्रोजनी में यदि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कैरेक्टर है तो हमेशा मां से बच्चे में जाएगा, पिता से नहीं जाएगा वो। ठीक है ना। माइटोराइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं 70 एस टाइप के होते हैं प्लांट में, और एनिमल में 55 या 60 एस टाइप के होते हैं। प्लांट में 70 एस टाइप होते हैं, एनिमल में 55 या 60 एस के होते हैं। कार्डियोलिपिन एक यूनिक प्रकार का लिपिड होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में आपको देखने मिलता है और कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। कार्डियोलिपिन इज ए यूनिक लिपिड व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नथिंग नोवेयर एल्स के, और कहीं देखने आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ हम बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये पॉइंट बेसिकली ओलंपियाड से लिए गए। ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनेल के क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनेल जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, वो जो केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म है जो ग्लूकोज है उसको वो एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, हम कहते हैं केमिकल एनर्जी को सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सेल ऑर्गेनेल जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं उन्हें ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनेल कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, बारबर्ग डिस्कवर्ड रेस्पिरेटरी एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया। बारबर्ग ने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम को खोजा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये तो हम जानते हैं कि मोर द एनर्जी रिक्वायरमेंट मोर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जितना अधिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतना अधिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो नंबर होगा। ठीक है ना। Mitochondria are accumulated just below the cilia or flagella around the contractile vacuole and below the cell membrane के जहां पर भी अधिक काम होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस करना है, मेम्ब्रेन को खींचना है तो वहां पर एनर्जी लगेगी आपको उठ के, आपको सीलिया फ्लैजिला को मूव करना है एनर्जी लगेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करके आपको वाटर को बाहर भेजना है एनर्जी लगेगी। तो जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाते हैं ताकि एनर्जी की कमी ना आए। ठीक है ना। और सेकंड मोस्ट कॉमन यानी सेल के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट क्या होता है सेल के अंदर? द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल क्या होता है? वो होता है राइबोसोम, सबसे कॉमन होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बाद नंबर 2 पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हमारी बहुत सेल्स के अंदर हर 5 से 10 दिन में माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मतलब बदल जाते हैं। ओके, दे आर रिप्लेस्ड इन 5 to 10 days। ठीक है, क्लियर। देन द माइटोकॉन्ड्रिया का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। पूरा डिटेल्स के बारे में बताया था किसने? पेलाडे और जॉस्टन ने बताया कि पेलाडे और जॉस्टन ने बताया, उन्होंने बताया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो नंबर ऑफ ऑक्सीसोम है वो 10⁴ से लेकर 10⁵ होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो नंबर ऑफ ऑक्सीसोम है वो 10⁴ से लेकर 10⁵ होता है। माइटो एक ऐसा एंजाइम जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलेगा, उसकी पहचान है, वो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। वेरी वेरी आईएमपी एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो मार्कर एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट इज द मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को देखेंगे इस प्रकार से, ताकि कि रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो कुछ हिस्सा है यहां पे हम कवर कर सकें। ठीक है, यानी कई सारे एमसीक्यू का चाबी, यानी अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम जो है वो थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है ना, हम जो है वो उसके अलावा हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाकी के फंक्शन को देखेंगे। देन हम क्लोरोप्लास्ट की या प्लास्टिड की अब शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बेटा इससे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, पढ़ने का मजा लेते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.